नमस्कार, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और इस वीडियो में अपन देखेंगे जो अभी 2026 में जो मुख्य परीक्षा यानी मेंस का पेपर जो हुआ, थर्ड पेपर जो हुआ, उसमें थर्ड पेपर का जो इतिहास वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, हम उसका एक मॉडल आंसर देखने का प्रयास करते हैं कि हम जो प्रश्न वगैरह जो आए हुए थे या क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे उनका एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता है और अगर अच्छा उत्तर लिखना चाहते तो किस तरीके से एक अच्छा उत्तर लिख सकते जिससे अधिक से अधिक नंबर मिल सकता था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने मेंस टेस्ट सीरीज में और जो है बच्चों को जब क्लास नोट्स में वगैरह में हमने कराया है तो उस क्लास नोट्स के आधार पर ही बनाया गया है। तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या प्री कम मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो नीचे जो है नंबर दिए गए हैं उसमें अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों में फ़ोन भी कर सकते हैं। आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहला जो हमने क्वेश्चन रखा हुआ है या जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन था ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की विवेचना कीजिए। इसमें बताया गया था कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की विवेचना करनी थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताना था। इसका मॉडल आंसर जो हमने बताया है, तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है यानी ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो ये ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित एक ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? ये पहला एक तथ्य याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ 4 ग्रंथ होते हैं, हर वेद के 4 पाठ होते हैं। आपका ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण एक वेदों का एक पार्ट है। तो ऐतरेय एक ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है जिसमें समाज के तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ही प्राप्त होता है। समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। इसके बारे में भी बताया गया है। ब्राह्मणों को धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्य, क्षत्रियों को शासन एवं सुरक्षा, वैश्यों को कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा शूद्रों को सेवा का जो दायित्व दिया गया है। ये सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के बारे में किसमें बताया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में भी वर्ण व्यवस्था का सामाजिक संगठन के आधार पर इसकी क्या की गई है? व्याख्या की गई है। सामाजिक संगठन के आधार पर किया गया है, न कि धार्मिक व्यवस्था के आधार पर। इतना ही अगर आपने ये वैसे तो 30 शब्दों से ज्यादा है, लेकिन अगर आपने पॉइंट को ध्यान दिया होगा तो इन पॉइंटों को भी अगर आप देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा इसका क्वेश्चन था 30 शब्दों का कि सातवाहन कालीन अमरावती स्तूप के बारे में बताना था हमको। सातवाहन काल का जो अमरावती स्तूप था, तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो कैसा है? एक बौद्ध स्मारक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसका विकास मुख्यतः सातवाहन काल में हुआ है। तो सातवाहन काल तो क्वेश्चन ही है। यह बौद्ध धर्म के महायान धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्तूप की वेदिकाओं और तोरण पर बुद्ध के जीवन तथा जातक कथा, बुद्ध के जीवन की जो कथाएं होती हैं, पुनर्जन्म की जो कथाएं होंगी, हम उसको जातक कथा के रूप में जानते हैं। इनका सुंदर अंकन मिलता है। मूर्ति कला भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जाती है। अमरावती स्तूप दक्षिण भारत में बौद्ध कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है? बौद्ध स्मारक, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर आपका जो है स्तूप, वेदिकाओं और तोरण, जातक कथा, बुद्ध के जीवन की घटना, मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो बौद्ध संस्कृति यानी कल्चर वगैरह का एक महत्वपूर्ण पार्ट इसको माना जाता है। इतने भी पॉइंट अगर आप 4-5 पॉइंट भी लिख देते हैं, कामा कर करके भी लिख देंगे, तो आपको पूरे 2 नंबर यानी 30 शब्दों का जो वो होगा वो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन विश्व के व्यापारिक संबंधों का, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है जो उनमें समकालीन विश्व के यानी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उनके साथ, विश्व के साथ व्यापारिक संबंध का जो ट्रेड रिलेशन है कुछ तरह का रहा है। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में विशेषकर कौन कौन है, इनके नाम आप डाल देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। विशेषकर मेसोपोटामिया, फारस और ओमान से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, इसका भी जिक्र कर दिया होता। भारत में मनके, सूती वस्त्र, हाथी दांत और धातु निर्मित वस्तुओं का निर्यात कहाँ किया जाता था? इन समकालीन मेसोपोटामिया इत्यादि में किया जाता था। बदले में तांबा, टिन और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। इंपोर्ट को बता दीजिए, एक्सपोर्ट को बता दीजिए। इंपोर्ट जो करते थे वो हम क्या क्या करते थे? तांबा, टिन और बहुमूल्य पत्थरों का, जबकि एक्सपोर्ट क्या करते थे? मनके, सूती वस्त्र और हाथी दांत।
लोथल जैसे बंदरगाह इस व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इतने भी पॉइंट आप बता देंगे तो आपको 2 नंबर यानी 30 शब्दों के मिल जाएंगे। 30 शब्दों का अगला सवाल, सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक क्या कार्य करता था? सल्तनत काल बोले तो मुस्लिम काल में, दिल्ली सल्तनत काल में। ये पोस्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से, किसके बारे में पूछ रहा है? इस पोस्ट के बारे में। वरीद ए मुमालिक क्या करता था? वरीद ए मुमालिक के बारे में बता रहा था। तो वरीद ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत के गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। पहला पॉइंट आपको यह देना है कि गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इसका कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में सूचनाएं एकत्र करना था, जो डेटा कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना इसका प्रमुख काम था। प्रांतीय अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी, जो स्टेट लेवल के जो कर्मचारी हुआ करते थे उनकी निगरानी का कार्य करता था। रिपोर्ट को सीधे किसको भेजा करता था? सुल्तान को भेजा करता था। प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती थी। सल्तनत काल के लिए इंटरनल यानी सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। अगर आप लास्ट लाइन न भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख अधिकारी, सूचना एकत्र करना, प्रांतीय अधिकारी, सुल्तान को सीधे रिपोर्ट करना, प्रशासनिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इतने भी पॉइंट अगर आपके आ जाते तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सालबाई की संधि का क्या महत्व है? सालबाई की संधि पहले आपको सालबाई संधि का थोड़ा परिचय बता देना है कि सालबाई की संधि 1782 में 1782 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई। संधि के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ है, यानी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है, प्रथम हो रहा है। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। अंग्रेजों को सालसेट द्वीप प्राप्त हो गया था। सालसेट जो द्वीप क्षेत्र था वो प्राप्त हो गया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप लगभग 2 दशकों तक यानी 20 साल तक शांति समझौता हुआ, शांति बनी रही। इसलिए अंग्रेजों और मराठों के महत्वपूर्ण इसको मोड़ माना जाता है। यानी सालबाई की संधि अंग्रेजों के और मराठों के बीच 1882 में हुई। माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया, जबकि ये अल्पवयस्क था। दूसरा, सालसेट के द्वीपीय क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार मान लिया गया और लगभग 2 दशकों तक शांति बनी रही। यही इतने पॉइंट अगर आप बता देंगे तो काफी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवगत सिद्धांत को संक्षेप में सही। व्यवगत सिद्धांत यानी जो ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स है या हड़प नीति है, किसका? हमारे जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी का, वो। तो जो व्यवगत सिद्धांत यानी ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स जिसको अपन कह रहे हैं, तो व्यवगत सिद्धांत यानी ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। पहला पॉइंट, एक साम्राज्यवादी नीति था। इसके अनुसार किसी रियासत का, इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा, किसी रियासत का शासक बिना प्राकृतिक कहने का मतलब है स्वाभाविक उत्तराधिकारी यानी सगा बेटा होना जरूरी है। प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाता था। दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। सतारा, झांसी और नागपुर और भी हैं जैसे जयपुर, बघाट इत्यादि इत्यादि 2-3 राज्यों के नाम लिख लीजिए। राज्यों का विलय इसी नीति के अंतर्गत किया गया। इस नीति में भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इतनी ही बात बता देंगे और 1857 की पृष्ठभूमि क्या होगा इसके लिए तैयार हो गई। इतनी बातें अगर आप बता देते हैं तो उसको माना जा सकता है कि कंप्लीट आंसर माना जाएगा। फिर अशोक के प्रशासन में निरीक्षाटन, ये नया क्वेश्चन आ गया था, इससे पहले शायद ही आपने पढ़ा होगा। निरीक्षाटन क्या हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। अशोक के प्रशासन में जन कल्याणकारी यानी जो वेलफेयर है, जन कल्याणकारी एवं उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए, वेलफेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए निरीक्षाटन जो है सिस्टम लागू की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों को, हर प्रकार के अधिकारियों को समय समय पर प्रांतों और जनपदों में दौरा करने का निर्देश दिया जाता था। जैसे आज वर्तमान दौर में जो सांसद वगैरह होते हैं या जो हमारे प्रतिनिधि वगैरह होते हैं वो हमारे क्षेत्रों का दौरा कर रहे होते हैं, उनके उसी तरीके से ये लोग भी दौरा करेंगे। अशोक के शिलालेखों के अनुसार रज्जुक, युग तथा धर्म महामात्र प्रत्येक 5 वर्ष में निरीक्षण करते हैं। वो भी निरीक्षण करने के लिए यात्राएं करते थे, उनको निरीक्षाटन कहते थे। इन यात्राओं का उद्देश्य जनता की समस्याओं को जानना है, समझना है, न्याय व्यवस्था की समीक्षा वगैरह करना है, देखना है कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना है। जो अशोक ने धर्म लिया था, धर्म का प्रचार किया था, उसका प्रचार प्रसार करना है। निरीक्षाटन के माध्यम से प्रशासन पर
प्रभावी नियंत्रण रखा जाता था। इसे अधिकारियों को जवाबदेही बढ़ती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी, प्रजा के जन कल्याण को सुनिश्चित करना पड़ता था, सहायता मिलती थी। निराक्षाटन लोक हितकारी प्रशासनिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण था। बेसिक आपको इतना ही बताना था कि जो अशोक का साम्राज्य था जन कल्याणकारी कार्यों और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए जो अधिकारीगण हुआ करते थे वो समय समय पर क्या कहा जाते थे, प्रजा के बीच जाया करते थे और प्रजा के बीच जाकर जन कल्याणकारी कार्यों न्यायिक चीजों की समीक्षा वगैरह करने का प्रयास करते थे। उसमें रज्जु का और जो आपके जो है जो धर्म महामात्र हैं उन लोगों की भूमिका भी हुआ करती थी। वो लोग प्रति 5 साल में, और जो अधिकारीगण हुआ करते थे प्रत्येक वर्ष क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। ये इसका बेसिक क्या है, आंसर है। अगला जो आपके सवाल पूछा गया था, वेवेल योजना क्या थी। वेवेल योजना 1945 में ये योजना लाई गई थी। वेवेल योजना आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। वेवेल योजना 1945 में भारत के वाइसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक गतिरोध को क्या करना है, समाप्त करना है, जो विभाजन के समय लाया गया था। योजना में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर प्रस्ताव रखा गया। इस पर विचार हेतु शिमला सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन शिमला सम्मेलन हो गया था विफल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों के कारण ये क्या हो गया था, ये योजना सफल नहीं हो पाई। तो शिमला सम्मेलन विभाजन की जो योजना लाई गई थी भारत पाकिस्तान के लिए, जिसमें नेहरू के जो है हठ धर्मिता के कारण, और कई लोग का मानना भी है कि जो गांधी जी ने क्या किया था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया था, जिसको वेवेल ने माना नहीं। तो ये सारी वजह से वेवेल योजना वो थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए और मतभेदों को समाप्त करने के लिए। 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा जो योजना लागू की गई थी या जिस पर चर्चा किया गया था, जिस पर शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, उस योजना को अपन वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। अगला क्या है हमारा, वैदिक साहित्य का संक्षेप में विवरण देना है। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन मतलब वैदिक साहित्य के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताना है। हमने जो आंसर बनाया है वैदिक साहित्य के बारे में शार्ट में बनाने की कोशिश किया है मैंने। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का सबसे कैसा है, संस्कृति का सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य। वेद ही इसमें प्राचीन साहित्य माना जाता है। इसके अंतर्गत 4 वेद हैं, चारों वेद का नाम लिख दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखना चाहे तो। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनके नाम लिख लीजिए 4 भाग। ब्राह्मण ग्रंथ किसके बारे में अलग अलग बता दीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की व्याख्या करते हैं। आरण्यक और उपनिषद दार्शनिक चिंतन के बारे में संबंधित है। जो वैदिक साहित्य में किसके बारे में बताया हुआ होता है, धर्म, समाज, राजनीति और दर्शन की व्यापक वर्णन मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार, मूल सोर्स यही है, कौन, वैदिक साहित्य है। इसलिए इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इनके बारे में बता दीजिए, बेसिक कितने वेद हैं, कितने हैं, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में बता दीजिए आप, और साथ में बता दीजिए कि आखिर इन धर्म ग्रंथों से आपको क्या सीखने को मिलती है। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ था, मोपला विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखना था। जो आपको पता है मोपला विद्रोह पर आप लिख सकते हैं। मोपला विद्रोह पर टिप्पणी जो मैंने इसका एक मॉडल आंसर बनाया है। मोपला विद्रोह 1921 में प्रारंभ हुआ, केरल के मालाबार तट पर प्रारंभ हुआ, पहला पॉइंट है आपका। इसमें मुख्यतः मुस्लिम कृषकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष किया। ये दूसरा पॉइंट आपको देना था। यह खिलाफत और असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, यानी उसी के दौरान चल रहा था। खिलाफत आंदोलन 1919 में और जो असहयोग आंदोलन 1920 में, और ये 1921 में मैंने आसपास में प्रभावित था। प्रारंभ में यह स्वर किसान आंदोलन था। यह किसान आंदोलन प्रारंभ में था, किंतु बाद में यह सांप्रदायिक तत्व भी शामिल हो गया, हिंदुओं के खिलाफ भी हो गया। तो इसमें एक्टिव अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कठोर दमन कर दिया। औपनिवेशिक शोषण और कृषकों के असंतों को उजागर किया। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में इस तरह का विशेष स्थान है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये लास्ट वाला लाइन जरूरी नहीं है। अगर लाइन है तो लिख दीजिए, लाइन नहीं है या टाइम कम बच रहा है तो उतना उत्तर आपका कंप्लीट माना जाएगा 30 शब्दों में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का संक्षेप में विवरण दीजिए। शाहजहां काल में उत्तराधिकारी का जो संक्षेप में विवरण देना है, यानी कौन कौन सा युद्ध हुआ है। मैंने पूरे युद्ध को एक क्रम में आपको डाल दिया है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसका चाहें तो इसको शार्ट भी लिख सकते हैं, इसको क्रम से मैंने आपको बता दिया है। 1857 में शाहजहां बीमार पड़ने पर उसके 4 पुत्रों कौन कौन से हैं, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शार्ट में भी लिखेंगे बन जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध पूरा बना दिया है। 1857 में शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके 4 पुत्रों दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श
के बीच उत्तराधिकार हुआ। आप चाहें तो नाम स्किप कर सकते हैं। 4 पुत्रों के मध्य या पुत्रों के मध्य संघर्ष हुआ, इतना ही लिख सकते हैं। बहादुरपुर का युद्ध 1858 में यह शाह शुजा और दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें सुलेमान शिकोह विजयी हुआ, शाह शुजा पराजित हुआ। एक युद्ध इसको बता सकते हैं आप। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1858 का युद्ध औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और दारा की ओर से बीच में हुआ था। औरंगजेब और मुराद विजयी हुए, इसको बता सकते हैं आप शार्ट में लिखकर। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1858 को युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब ने मुराद बख्श के बीच लड़ा गया। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ, दारा शिकोह पराजित हो गया। खाजवा का युद्ध या खजुआ का युद्ध भी बोलते हैं इसको, 5 जनवरी 1959 को हुआ था, 69 को हुआ था 59 में। यह युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ और औरंगजेब की विजय हुई। पहला इसको देना जरूरी है क्योंकि औरंगजेब का विजय हुआ था, इसको देना जरूरी। देवराई का युद्ध और जरूरी है। देवराई का युद्ध 1959 में यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा पुनः पराजित हो गया और इसके बाद में इसकी हत्या कर दी गई। और साथ में आप लिख दीजिए, इन युद्धों के परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित कर 1958 में मुगल सिंहासन पर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया और भारत का सम्राट बना। इसको 60 में आप चाहे तो आप 100 शब्दों में बना सकते हैं, चाहे तो 60 शब्दों में, चाहे तो 30 शब्दों में। कई बार शब्द संख्या बदल रही होती तो आपके हिसाब से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खालसा पंथ के बारे में बताइए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया 1999 में। वैसाखी के अवसर पर इन्होंने किया था। इसका उद्देश्य, चाहे तो वैसाखी लिख भी सकते हैं, चाहे तो स्किप कर देंगे। डेट और टाइम बता दीजिए, आप डेट बता दीजिए और आपका जो है कौन स्थापित करने वाला व्यक्ति है, इतना बता दीजिए, काम हो जाएगा। समुदाय को संगठित और सशक्त कराना था। क्यों इस उद्देश्य को बनाया, उसका कारण बता दीजिए। संगठित को क्या करना है, संगठन बनाना है और सशक्त बनाना है। खालसा के अनुयायियों के लिए 5 ककार धारण करना अनिवार्य कर दिया गया। 5 ककार मतलब केस है, आपका कच्छ है, कड़ा है, कटार है, वे इन चीजों का खालसा के अनिवार्य कर दिया। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि दी गई, दोनों इसी खालसा पंथ द्वारा दिया गया। खालसा पंथ में समानता, इक्वलिटी, साहस, करेज और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ये चीजें आप डाल दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट भी दिखाई दे। मुगल के अत्याचारों को प्रभावी प्रतिरोध, मुगल अत्याचारों का प्रभावी प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया था। शिक्षा पहचान के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खालसा पंथ के बारे में आप इतनी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय के योगदान की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय योगदान में अगर आप उनकी विवेचना करना चाहते हैं तो क्या है? लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उग्रवादी नेता है, ये ध्यान रखिएगा, उग्रवादी डालना है। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी भी डालना है, के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वदेशी आंदोलन और आपका जो है क्रांतिकारी आंदोलन, उनकी प्रमुख भूमिका तो रही है। फिर जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका त्रिगुट बना था। इनके बारे में बता दीजिए, उसके मेन सदस्य थे। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और नेतृत्व किया था और सैंडर्स नामक एक व्यक्ति की लाठीचार्ज होने की वजह से इनकी घायल हो गई और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई। इनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणादायक माना जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं। इतने में आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। पुराना क्वेश्चन भी है, पहले भी आया हुआ है, इससे पहले हमने शायद चर्चा भी किया हुआ है। ये आए हुए बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी हमने इस सब क्वेश्चन को दिया। बहुत सारे क्वेश्चन इसके एज इट इज हमने जो टेस्ट सीरीज कराया हुआ था और बहुत सारे जो हमने यहाँ पर लेखन करवाया था अपने कोचिंग में, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में जो कोचिंग कराया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आए हुए हैं। और जो बच्चे हमने जिनको मेंस में पढ़ाया भी था, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आए हुए हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस अपन बार बार करा रहे होते हैं, वो उसी के आधार पर हमने आंसर बनाया है। गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल माना जाता है। माना तो बिल्कुल जाता है। कौन कौन से पॉइंट डालते होंगे? 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच इनको टाइमिंग डाल दीजिए। गुप्त शासक राजनीतिक स्थिरता और सुशासन स्थापित किया। राजनीतिक स्थिरता और सुशासन के बारे में लिख दीजिए। इस काल में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, संस्कृति का अद्भुतपूर्व विकास हुआ। इनका इसके बारे में डाल लीजिए, क्योंकि सुशासन था, साहित्य, कला, विज्ञान, स्थापत्य, संस्कृति का था।
कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए, संस्कृत साहित्य की नई ऊंचाइयों को दिया। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ हुए, खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। दसौली प्रणाली वगैरह की खोज कर दी गई। अजंता की चित्रकला और उत्कृष्ट मूर्तिकला को उदाहरण माने जाते हैं। व्यापार और कृषि उन्नत दशा में थे। आर्थिक समृद्धि वहीं थी। धार्मिक सहिष्णुता और समन्तुला, यानी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जिस पार्ट में गुप्त काल में कैसी हुई वृद्धि हुई हो। इसलिए गुप्त काल को क्या माना जा सकता है? लास्ट लाइन आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हो आप? इन सारी उपलब्धियों की वजह से ही गुप्त काल को क्या माना, इन युग की विशेषताओं में उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। वैसे स्वर्ण काल की अवधारणा होती है कि जिसका विज्ञान, साहित्य, कला और टेक्नोलॉजी वगैरह क्षेत्र में काफी विकास होगा और इसका विश्व भर में नाम प्रचार प्रसार हो। तो गुप्त काल में चूंकि कौन आया था? फाह्यान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। तो अब वो गया होगा तो कोई ना कोई भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो किया हो, और वो आया ही इसीलिए था क्योंकि बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो अगर उसने सुन रखा होगा भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी रही होगी या अच्छी मानी गई होगी, तभी तो नाम सुनकर ही आया होगा, उसका विख्यात रहा होगा। सल्तनत काल की मुद्रा प्रणाली के बारे में विवेचना करना है कि सल्तनत काल में मुद्रा प्रणाली कैसी रही है। सल्तनत काल की मुद्रा प्रणाली में, सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास हुआ। चाहे तो लिखना है, चाहे तो नहीं लिखिए, ये लाइन बढ़ाता है। इल्तुतमिश को संगठित मुद्रा प्रणाली का संस्थापक माना जाता है, ये पॉइंट आपको देना है क्योंकि उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का क्या करवाया था, इन दोनों के बारे में आपको देना है। टका उच्च मूल्य की मुद्रा थी, चाहो तो डाल सकते हो, चांदी का है तो उच्च मूल्य का ही है। तांबे जीतल का हल्के मूल्य का था, लेन देन के लिए दैनिक। मुद्रा प्रणाली के विकास में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, स्वाभाविक बात है। फिर दूसरा आपको पॉइंट डालना है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मुद्रा व्यवस्था स्थिर बनी रही क्योंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली से बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, वेरी एमपी है, किंतु ये क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बारे में बता दीजिए। मुद्रा के माध्यम से कर संग्रह, टैक्स और प्रशासनिक नियंत्रण आसान हुआ, आर्थिक गतिविधियां वृद्धि हुई। सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। मतलब इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि मुद्रा के बारे में उन्होंने काम किया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में उन्होंने काम किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप मुद्राओं के बारे में लिखिए। बाकी मुद्राओं के बारे में सीधे किसी का कनेक्शन बनता नहीं, ठीक। तो इन तीनों के बारे में अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे, यह कहां तक सत्य है? व्यवहारिक आदर्शवादी का है ना, कैसे थे? व्यवहारिक आदर्शवादी का मतलब है प्रैक्टिकल, आदर्शवादी का मतलब होता है आइडियल। तो क्या व्यवहारिक आदर्शवादी थे? ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप अपने, मैंने इसको आंसर को लिखने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति इसको अपने अपने तरीके से लिख सकता है, अलग अलग तरीके से लिख सकता है। मैंने जिस तरीके से लिखा, क्या लिखा है, इसका एक निश्चित आंसर नहीं, क्योंकि आप गांधी जी को जिस तरीके से देखते हो तो उस तरीके से आपको बताना है। गांधी को जो समझते हो, आप जितना समझते हो उसी हिसाब से, तो हर व्यक्ति का इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। मैंने लिखा है कि गांधी जी सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आदर्शों में विश्वास करते थे। उन्होंने इस आदर्शों को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यवहार में भी इसको लागू किया। तो ये सत्य, अहिंसा और नैतिकता, ये क्या है? ये टॉप के आइडल चीजें हैं, आदर्श हैं, और इनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो लागू करके रखे थे, इसलिए व्यवहारिक आदर्शवादी हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन उदाहरण है इसके। असहयोग आंदोलन इसका कैसे उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन उदाहरण कैसा है? भारत छोड़ो आंदोलन कैसा है? भाई जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी कांड हुआ, और चौरा चौरी कांड के दौरान हिंसा हुई, और गांधी जी ने कहा कि मैं हिंसा स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जनता जब तक हिंसा का पाठ नहीं पड़ेगी, नॉन वायलेंस का पाठ नहीं करेगी, तब तक मैं आंदोलन क्या करूंगा, चालू नहीं कर सकता हूं। और बारदोली सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने इसको क्या कर लिया, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया। अगर गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी नहीं होते तो छोटी छोटी घटनाओं की वजह से इस आंदोलन को वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी, मगर गांधी जी ने लिया, भले ही गांधी जी को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। दूसरा, जिस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौता ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मुक्त नहीं करवाया, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, क्रिमिनल मामले में अंदर थे, उनको राजनीतिक बंदियों का नहीं दिलवाया, राइट। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा करने वाला कोई भी व्यक्ति
वो कैसा नहीं हो सकता है, शुद्ध मानसिकता का नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक बंदियों को वो मुक्त नहीं करवाएंगे, भले ही अपने देश के लोग हो, भले ही उसके लिए राजनीतिक रूप से क्या करना पड़े, उनको आलोचना का सामना करने पड़े, भले ही उनका करियर खराब हो जाए, लेकिन वो सिर्फ अपने करियर को बचाने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ग्राम स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। गांधी जी का जो एकादश व्रत है वो केवल एकादश व्रत नहीं है, उन्होंने इनको करके भी दिखाया। गांधी जी खुद कम कपड़े पहनते थे, गांधी जी खुद बहुत सीमित वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये सब उनके स्वदेशी वगैरह का इस्तेमाल करते थे, आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन और महिला उत्थान पर बल दिया। दोनों ने व्यक्तिगत रूप से वो महिला उत्थान और अस्पृश्यता को खिलाफ मानते थे, वो अस्पृश्यता न खुद करते थे न करने देते थे। परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों में परिवर्तन भी करते थे, उनकी व्यवहारिकता को दर्शाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर आप परिवर्तन नहीं करते हो तो फिर संभव नहीं है कि आप व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। उन्होंने नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक राजनीति में संतुलन स्थापित किया। गांधी जी को व्यवहारिक आदर्शवाद कहना पूर्णतः उचित होगा मेरे हिसाब से। अब अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, वैसे व्यवहारिक आदर्शवादी कहना साबित करना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक मुख्य परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मध्य क्या क्या परिवर्तन हुए थे उनके बारे में अपन लिखते हैं। बेसिकली वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमको क्या करना है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है। परिवर्तन पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के मध्य भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन हुए। लिखना चाहो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज जनजाति और अपेक्षाकृत सरल था, बिल्कुल सरल था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, व्यवस्था विकसित हुई, राज्य व्यवस्था विकसित हो गई। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। पहले राजा की शक्ति नहीं हुआ करती थी, राजा की शक्तियों की इसमें क्या होगी, वृद्धि हुई। जनपदों का विकास हुआ, पहले नहीं हुआ था। सभा और समिति संस्थाओं का महत्व कम हो गया, पहले महत्व ऋग्वैदिक काल में ज्यादा हुआ करता था। कृषि का विस्तार हुआ, पहले पशुपालन ऋग्वैदिक काल में पशुपालन हुआ करता था। लोहे का उत्पादन बढ़ा, ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था। पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बदल गई। वर्ण व्यवस्था पर अधिक कठोर हो गया, पहले वर्ण व्यवस्था नाम मात्र की थी ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे कठोर हो गई। जन्म आधारित व्यवस्था हो गई, पहले ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसमें जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मणों का प्रभाव पड़ा, पहले ब्राह्मणों का पुरोहित पर एकाधिकार नहीं हुआ करता था, इसमें पुरोहितों का एकाधिकार हो गया। यज्ञ कर्मकांड का विस्तार हुआ, पहले भी यज्ञ कर्मकांड हुआ करते थे लेकिन अपेक्षाकृत सीमित थे, उत्तर वैदिक काल में ज्यादा हुए। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई। व्यापार और शिल्प गतिविधियों का विकास हुआ, निजी संपत्ति की अवधारणा हुई। उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक चिंतन का बढ़ावा मिला। धार्मिक जीवन और जटिल हो गया और वैदिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुए। कुल मिलाकर पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो भी परिवर्तन हुए सब शार्ट में आप कामा कामा करते आप लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट माना जाएगा। एक मॉडल उत्तर मैंने आपके लिए बना दिया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो अथवा में आया हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य का मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक शोषण करना था। ये आप जानते हो कि इनका मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण करना था। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पहुंची, गंभीर क्षति पहुंची। दादा भाई नौरोजी इसे धन की निकासी का सिद्धांत यानी धन का बहिर्गमन का सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय कुटीर एवं हस्त उद्योग का पतन हो गया। भारत में कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं का क्या बन गया, ये बाजार बन गया। भूमि राजस्व की कठोर व्यवस्था के किसानों की स्थिति कैसी हो गई, खराब हो गई। नकदी फसलों के विस्तार से खाद्यान्न सदन हो गया। नील वगैरह की खेती होनी प्रारंभ हो गई थी और ऐसी चीजें, कपास वगैरह का उत्पादन हुआ करता था जिसको ब्रिटेन में अपने उद्योगों की आवश्यकता थी, ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा था। कृषि राजस्व कठोर व्यवस्था बनी थी। बार बार अकाल और गरीबी हो रही थी और उससे समस्या और बढ़ी, और अकाल और गरीबी में सरकार का जो है सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, उससे समस्या इसलिए बढ़ गई। रेलवे और संचार का विकास हुआ। ब्रिटिश व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए रेलवे का विकास आवागमन के साधन के लिए या भारतीयों के लिए न करके ब्रिटेन ने अपने उद्योगों की वृद्धि के लिए क्या किया था, इसका विकास किया था। भारतीय पूंजी निर्माण बाधित हुआ। भारत में पूंजी का निर्माण नहीं हुआ और जो पूंजी बना भी उसको अंग्रेजों ने कहां कर दिया,
वो अपने ब्रिटेन ले गए, जिसको दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत में बताया। बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी इसलिए बढ़ी क्योंकि शिल्पकार जो यहाँ पर हुआ करते थे, जो लोकल लेवल पर जो काम किया करते थे, उनका सबका व्यापार खत्म हो गया। व्यक्ति या तो कृषक बनेगा या तो अंग्रेजी सेना में शामिल होगा, दो ही तरह का काम हो गया। ऋणग्रस्तता बढ़ी, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो गई, बड़े और बड़े हो गए, जो गरीब हो गए। विदेशी व्यापार को लाभ हुआ, खासकर ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, और आर्थिक रूप से कैसा हो गया, हम लोग कमजोरी का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी कमजोरी? शोषण के कारण राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, अतः ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण थी। ये हमने एक मोटे तौर पर क्या बनाया है, आंसर बनाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको तेजी से पढ़ाने की कोशिश किया है जिसमें आप सारे क्वेश्चन को कवर कर पाए। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर कोई विशेष ग्रुप से आप जुड़े होंगे तो ये सारे विशेष ग्रुप में डाल दिए जाएंगे नोट्स वगैरह। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में संविधान का भी अपन बनाने वाले हैं क्वेश्चन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपना संविधान का भी वीडियो बना देंगे। तो आप चैनल में बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।